तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो है वो हमारे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 4 यानी कि हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम क्विक एक रिवीजन लेंगे अपने पूरे चैप्टर का और अपने एग्जाम रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्विक फुल चैप्टर रिवीजन लेते हैं सबसे पहले कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा था यानी कि हम जो मेन टॉपिक है ना उसको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा है और बराबर है r और r जो छोटा है वो है b से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जहां पर a बराबर क्या था, b q एंड r, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये है क्या, a बराबर क्या था अपना डिविडेंड, b बराबर क्या था डिवीजर, q बराबर क्या था कोशेंट, r बराबर हमारा क्या था रिमाइंडर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ इतना कि a बराबर क्या था डिविडेंड, b बराबर था हमारा डिवीजर, q बराबर हमारा था क्वोशिएंट और r बराबर था हमारा रिमाइंडर। और इसकी वो क्या थी, एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए हमारे डिवीजर से, और बड़ा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है ना, ये हमारी एक कंडीशन थी किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था, यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमने क्यों पढ़ा था, जिससे हम फाइंड करते थे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं दो नंबर्स के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पता करते थे इस लीमा से यानी रूल से। चलो यूक्लिड्स एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिथम तो क्या था, स्टेप बाय स्टेप मेथड था, स्टेप बाय स्टेप मेथड। ये क्या था, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड था जिसमें हम क्या करा करते थे, फर्स्ट स्टेप क्या करते थे हम कि जैसे दो नंबर हैं, x है या y है, ये हमें दो नंबर दिए हैं, इसका हमें निकालना पड़ता था एचसीएफ बाई डिवीजन लीमा से। तो इन दोनों में फर्स्ट स्टेप क्या था, हम ये देखते थे कि इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा है। तो जो बिग नंबर था उसको हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे किससे, स्मॉल नंबर से। क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि जो बिग नंबर था उसको हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करते थे। सेकंड स्टेप क्या था, हम रिमाइंडर देखा करते थे, रिमाइंडर r अगर 0 है तो यानी कि तो जो b है वही हमारा एचसीएफ है, यानी कि डिवीजर वही हमारा एचसीएफ है। क्लियर हुआ। और अगर r जो है हमारा इक्वल 0 नहीं है तो हम क्या करते थे, जो हमारा b होता था हम उसको a कर देते थे, यानी कि जो हमारा डिवीजर था उसको हम डिविडेंड बना लिया करते थे, और जो हमारा r था उसको हम b बना लिया करते थे, यानी कि हम उसको डिवीजर बना लिया करते थे। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ। चलो अब तुम्हें और इसको डिटेल समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कि हमें लेना था बिग नंबर को डिवाइड करना था किससे, स्मॉल नंबर से। क्लियर। दूसरा क्या था हमारा स्टेप, क्या था हमारा कि r अगर 0 हो जाता है किससे, उसी डिवीजर से तो वही आपका एचसीएफ था। लेकिन अगर r जो है वो इक्वल 0 नहीं हो रहा है, r अगर इक्वल 0 नहीं आया है तो हम क्या करते थे, जो हमारा
बी था हम उसको ए बना लेते थे, यानी कि उसको ए बना के डिविडेंड बना के, और जो हमारा आर था उसको हम बी बना के उन दोनों से डिवाइड करते थे, उन दोनों से डिवाइड करते थे। कब तक करते थे? कब तक करते थे? जब तक कि हमारा आर 0 नहीं आ जाता, आर 0 नहीं आता, नहीं आता। हम तब तक करते थे जब तक आर हमारा 0 नहीं आता। देन अगर वो आर किसी अलग रिमाइंडर से, क्योंकि हम रिमाइंडर को ही डिवीजर बना रहे हैं, रिमाइंडर को ही डिवीजर बना रहे हैं, तो वो जो आपका आर जो बी बन गया, आर जो बी बन गया वही आपका बी क्या बना? आपका एचसीएफ। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? इतना ये हमारे स्टेप्स थे, ये हमारे स्टेप्स थे। अब हम देखते हैं एक सिंपल से एग्जांपल को। अब एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं एल्गोरिथम को। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 8 and 4 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो क्या करना है इसमें से फर्स्ट स्टेप करो, फर्स्ट स्टेप करो, बिग नंबर से स्मॉल नंबर को डिवाइड करना है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर को डिवाइड करना है। इन दोनों 4 को 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 2 जा 8 प्लस 0, रिमाइंडर कितना बचा है? 0। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ बी, यानी कि हमें 4 जो मिला था, बी जो हमें 4 मिला था बेटा, बी जो हमें 4 मिला था वही आपका क्या है? एचसीएफ। क्योंकि हमारी इसमें सेकंड जो स्टेप था वो क्या था कि अगर आर 0 कर दे रहा है, जो रिमाइंडर 0 कर दे रहा है डिवीजर, वही आपका एचसीएफ है। अगर यहां 0 की जगह 2, 1 या 3 कुछ भी नंबर बचता, तो हम क्या करते? उस नंबर को हम ले लेते क्या? डिवीजर, और हम 4 को उससे डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर यहां 2 बचता, ठीक है, तो क्या होता? 4 को हम बना देते डिविडेंड और 2 से उसको डिवाइड करते, और 2 जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या हो जाता? डिवीजर। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? लीमा और एल्गोरिथम समझ में आई? एल्गोरिथम क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हम इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं, इसको जल्दी से, कि रियल नंबर्स क्या थे? रियल नंबर्स क्या थे? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स नंबर्स। रियल नंबर्स क्या थे बेटा? रियल नंबर्स क्या थे? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स नंबर्स। ऑल टाइप्स नंबर यानी कि जो हमारे टाइप्स क्या थे नंबर्स के? नेचुरल नंबर्स, दूसरे क्या थे हमारे? होल नंबर्स, तीसरे क्या थे हमारे? चौथे क्या थे हमारे? रैशनल, फिफ्थ क्या थे हमारे? इरेशनल। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी? नेचुरल्स को हम n बोलते थे, होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते थे, इंटीजर्स को z से, रैशनल नंबर्स को r से, और इरेशनल नंबर को i से। क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स क्या थे हमारे? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? होल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ओके, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स प्लस 0 हमारे क्या थे? होल नंबर। ठीक है? इंटीजर्स क्या थे हमारे? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव साइन वाले नंबर, प्लस 0 प्लस हमारे नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? इंटीजर्स क्या थे? नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस हमारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 -3 0 1 2 3। क्लियर हो बेटा? क्लियर हो बच्चों? ये वाला क्लियर हुआ? इंटीजर्स वाला पार्ट। ठीक है ना? आगे बढ़े। चलो, रैशनल नंबर्स क्या थे? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, Q हमारा इक्वल 0 नहीं हो। ठीक है ना?
अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू इक्वल नॉट 0 हो। क्लियर हो बेटा। इंटीजर्स क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या आते हैं हमारे, इरेशनल नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। इस वाली कंडीशन का कोई मतलब नहीं होता इसमें फिर, क्योंकि हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते थे। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो बेटा। चलो अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या थे, प्राइम नंबर्स क्या थे, वे नंबर्स जिनके ओनली फैक्टर कितने होते हैं, जिनके फैक्टर्स ओनली 2 हो, यानी कि फर्स्टली तो वो 1 से हो, 1 एक फैक्टर हो, और इटसेल्फ। ये वाली बात नोट डाउन करने की बेटा, ये वाली बात कि ये पूरी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं और 1 उनका फैक्टर होता है। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 4 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है इसका फैक्टर, और 4 भी है इसका फैक्टर। 3 फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये एक कंपोजिट नंबर हुआ। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल ले सकते हैं 2 3 7 और आपका 5। इनको हम 1 से और खुद से ही डिवाइड होंगे ये, और अदर नंबर से किसी से डिवाइड नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा 2 है वो सबसे छोटा, यानी कि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वही है सबसे छोटा और फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर। 1 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, बिकॉज 1 का फैक्टर ओनली 1 ही है, 1 ही है, उसका सेकंड फैक्टर है नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है प्राइम नंबर्स की, जिसके फैक्टर 2 हो, जिसके फैक्टर 2 हो, 2 हो, वह आपका प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ, नंबर सिस्टम क्लियर हुआ। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टोराइजेशन। हमने अभी पढ़ा था प्राइम फैक्टोराइजेशन क्या होता है। एग्जांपल से समझो 64 का पीएफ निकालो, यानी 64 का प्राइम फैक्टोराइजेशन कर दो। क्या होगा 64 को डिवाइड करो फर्स्ट प्राइम नंबर से। फर्स्ट प्राइम नंबर मैंने अभी बताया, प्राइम नंबर कौन सा था, 2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा इसको 2 से अपने जो प्राइम नंबर है फर्स्ट उससे डिवाइड करो, उससे नहीं होता देन अगले नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 से दोबारा चला जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको दोबारा से करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फिर नेक्स्ट दोबारा करेंगे 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16, दोबारा हो जाएगा ये बेटा, दोबारा हो जाएगा 2 4 जा 8। और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 को तोड़ दो, 4 को प्राइम नंबर में तोड़ दो, 2 2 जा 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। ये आपका प्राइम फैक्टोराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टोराइजेशन का सिंपल मीन है कि जो नंबर दिया है उसे प्राइम नंबर में फैक्टर में तोड़ दो, फैक्टर प्राइम नंबर्स में तोड़ दो। सिंपल फॉर्म, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अपने दिमाग में बस इतना सिंपल डाल दो कि प्राइम फैक्टोराइजेशन का मीन क्या है कि उसको कोई भी नंबर दिया हो, आपको कोई भी नंबर दिया हो, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। इसके अदर कोई नहीं ला सकते आप उसको। अगर हम चाहें तो इसको ओनली ये भी तो लिख सकते हैं, 2 into 16, ये भी प्राइम फैक्टोराइजेशन हो जाएगा, ये भी प्राइम फैक्टोराइजेशन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, जब तक पूरी जो फैक्टोराइजेशन है, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं सभी प्राइम नंबर में नहीं आ जाते। अगर ये 3 आ जाता कहीं पे, 3 का डिवाइडेशन होता या 3 का इंक्लूड होता इसमें, तो हम 3 को भी लेते। क्लियर हो बेटा,
क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हमारे सवाल भी आएंगे, तो इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो। हमें प्राइम फैक्टर निकालना आ गया, प्राइम फैक्टर्स निकालना आ गया किसी नंबर का, तो अब हम दो नंबर के बीच में उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ओके, क्लियर हुआ? तो नंबर लेते हैं हम 24 एंड 16। सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके पहले फैक्टर्स करेंगे 24 के फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 24 के फैक्टर्स इधर कर लेते हैं रफ, एज अ रफ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, देन दोबारा करेंगे 2 से 2 6 जा 12। क्लियर हुआ? दोबारा करेंगे इसको, फिर 2 3 जा 6। तो इसका ये फैक्टर्स आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, पीएफ आ गया हमारा। क्या आया? 2 की पावर 1 2 3 3 टाइम्स ही तो है, 3 टाइम्स है 2 और आपका 3। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? देन दोबारा अब हम करेंगे 16 का रफ करो, 16 का 2 से करो, 2 8 जा 16, देन दोबारा करेंगे 2 4 जा 8। क्लियर हो बेटा? 2 4 जा 8, देन दोबारा कर दो 2 इंटू 2। इसका क्या आया बेटा? इनका क्या आया? 2 की पावर 4। क्लियर हुआ? चलो अब हमने इतना तो कर लिया, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। क्लियर हो? इन दोनों के। अब हम समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। बहुत प्यार से आराम से समझने की चीज है, बहुत। अब इसमें आराम से समझेंगे हम कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे हम? दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखेंगे। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 लिख देंगे। अगर 3 आता हम 3 लिखते, 5 आता 5 लिखते, 7 आता 7 लिखते। क्लियर हुआ? दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। देन उसके बाद क्या करते हैं, एक ट्रिक है सिंपल सी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेंगे हम? लोएस्ट पावर। किसकी लोएस्ट पावर? ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन सेकंड जो हमारा क्या है? एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या लेते हैं हम? हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये देखो, इन दोनों में से 2 की पावर 3 में से एंड 2 की पावर 4 में से कौन सा छोटा हाईएस्ट पावर नंबर है? कौन सा छोटा हाईएस्ट पावर फैक्टर कौन सा है? 2 की पावर 3 यही तो छोटा है, यानी कि 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हमारा आ गया एचसीएफ फॉर बोथ नंबर्स। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ इतना? चलो अब हम देखते हैं एलसीएम में क्या समझा था हमने। एलसीएम में बेटा क्या समझा था कि दोनों फैक्टर्स लिख लो, दोनों के फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं हम? कॉमन फैक्टर नहीं लिखते। इसमें हम ये देखते हैं फैक्टर्स दोनों में क्या है। 2 और 3 है, 2 और 3 लिख लो। एक पहले ऊपर वाले के फैक्टर्स पूरे लिख लो। देन उसके बाद दूसरे के फैक्टर देखो उन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 तो हमारा कॉमन है दोनों में, तो 2 लिखे रहने दो। देन 3 है, 3 लिख लो। इसमें ये नहीं देखना अगर 3 इसमें नहीं है तो हम यहां नहीं लिखेंगे, 3 लिखना है बेटा, 3 लिखना है। क्लियर हुआ? और क्या हमने पढ़ा था, क्या ट्रिक लगाई थी हमने कि एलसीएम हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। इन दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे 2 की क्या है 4, 2 की क्या है 4, 3 की क्या है 3 की है ही नहीं। अगर 3 की पावर 2 होता तो हम 3 की पावर 2 लेते सिवाय 3 के। ठीक है, सिवाय 3 के, यानी कि हम अगर 3 होता और हमारे 3 की पावर 2 होता तो हम क्या लेते 3 की पावर 2। क्लियर हुआ? चलो तो 2 4 जा 2 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 8 2 जा 16, 16 3 जा बताओ बच्चों, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम आ गया 48।
तो क्लियर हुआ, क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। तो हमारा 24 एंड 16 के लिए एचसीएफ आया हमारा बेटा 8 एंड एलसीएम आ गया बेटा हमारा 60। वो एलसीएम हमारा आ गया 48। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। हमने प्राइम फैक्टर से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया। क्लियर हुआ, क्लियर। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो आज का जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो क्या था, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स को हम किस में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पर क्या होता है Q इक्वल नॉट जीरो होता है। Q हमारा जीरो नहीं हो सकता है, Q हमारा जीरो नहीं हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, 2/3, 2, 1, 0, ठीक है ना, 1/2, 1/2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक इसके एग्जांपल सीधे सीधे ये हो सकते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि सभी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सभी इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, हमें समझाने को तो हम समझा देते हैं, ठीक है। -1 अपॉन 1 लिख सकते हो, -1 किसी भी नंबर्स के नीचे क्या होता है, डिवाइड 1 होता है। किसी भी नंबर के नीचे हम डिवाइड 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो अगर यही हमसे -2 पूछेगा, -2 के नीचे 1 है, तो ये इंटीजर है, -2 इंटीजर है, ठीक है। 0 के नीचे हम -1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम, 0 के नीचे 1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 2 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, ये जितने भी होल नंबर है, ये होल नंबर ही तो हुए, होल नंबर यानी कि इंटीजर्स में इंक्लूड है, इंटीजर्स में ही इंक्लूड है, तो इनके नीचे 1 आता है, इनके नीचे 1 आता है। इसीलिए सभी इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं हम रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वे डेसिमल जो कभी स्टॉप नहीं होते, वे डेसिमल जो कभी स्टॉप नहीं होते और जिनकी डिजिट्स रिपीट फॉरएवर, जिनकी डिजिट हमेशा ही रिपीट होती है। लाइक एग्जांपल आपका हो गया 0.3333, 0.7777, 0.121212। ये किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। लाइक 0.1212, ये तो आपका 2 का ग्रुप हो गया है, इसमें एक ग्रुप आपका 3 का भी हो सकता है, 147 147 147, ये आपका 3 का ग्रुप हो गया बेटा, ये आपका 3 का ग्रुप हो गया। एक ग्रुप आप 4 या मैनी मोर का ले सकते हो, जैसे 178 178 देन 2, देन दोबारा 178 178 2, ये आपका कई ज्यादा नंबर उसका हो गया, ठीक है ना। तो रिक्यूरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो कभी स्टॉप नहीं होते और जिनकी डिजिट्स हमेशा फॉरएवर रिपीट होती रहती हैं। क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, एवरी रेशनल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। क्या, इससे क्या क्लियर हुआ, P अपॉन Q की फॉर्म में जितना कोई भी नंबर हो, यानी कि 2/4 हो, 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, या 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, कोई भी रेशनल नंबर हो गया, उसका एक अपना डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन की 2 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो स्टॉप्स आफ्टर सम डिजिट्स, जो कि कुछ डिजिट के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसके एग्जांपल 0.5 0.25 0.125 और 3.75। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1.2, यानी कि 1.2 क्या होता है हमारा 0.5, यानी कि हाफ ही तो होता है बेटा, हाफ ही तो होता है। और 1/4 क्या हो गया हमारा 0.25। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब 3 को देख लो, 3/2 को देखते हैं। 3/2 हमारा कितना हुआ, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। क्लियर हुआ, 1.5, ये यहाँ पे डिजिट। तो ये कौन से डेसिमल्स हो गए बेटा, ये कौन से डेसिमल हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक डिजिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आप समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट कम्स टू एन एंड, जो कि एक वक्त पर एंड हो जाता है। इट हैज अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसकी एक फिक्स पॉइंट की डिजिट की
लिमिट होती है, यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 से आगे जा ही नहीं सकता, 2 से आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। 0.5 में यहाँ पे 5 लास्ट है, 0.5 में ये 5 हमारा लास्ट है, यहाँ पे हमारा 1.5 ही तो आएगा इसका आंसर, एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता, ये 1.75 आ जाए या 1.58 आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्लियर हुआ ना, तो ये लाइन क्लियर हुई ना कि इट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल्स, डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिक्यूरिंग डेसिमल क्या है कि एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो एक पॉइंट के बाद ना, एक पॉइंट के बाद एक लिमिट में डिजिट होती है उसकी, एक लिमिट में, वो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है। देन हमारा जो रिक्यूरिंग डेसिमल है वो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे रिक्यूरिंग डेसिमल्स के 0.33333, 0.7777, 0.121212 ऐसे करके। क्लियर हुआ। देन हमारा आता है डिजिट स्टॉप, डिजिट्स स्टॉप, एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, डिजिट्स रिपीट फॉरएवर, इसमें डिजिट्स आपकी रिपीट होती रहती हैं। इसका आप एग्जांपल भी ले सकते हैं और रिक्यूरिंग डेसिमल्स का भी एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एंड और 5। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो नीचे वाला होता है P अपॉन Q में ये जो होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर हो बेटा, डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके जो होते हैं, इसमें जो होता है कि आपका 2 और 5 ही होता है, 2 और 5 ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर हैज अ प्राइम फैक्टर अदर देन, इसमें 2 और 5 नहीं होते, इसमें 2 और 5 नहीं होते। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या नहीं होते, फैक्टर नहीं होते बेटा, फैक्टर नहीं होते। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अब हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारे एग्जाम से। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ और 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या दिया हमें, क्या दिया है हमें, 6 and 20, 6 and 20। हमें 2 डिजिट मिल चुकी हैं, 2 डिजिट मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करें, हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 6, इसका सिंपल सा फैक्टर आ गया, सिंपल फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे 20 के, 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 2 जा 4, 5 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो इसका क्या आया सिंपल एग्जाम, 2 की पावर 2 इंटू 5। क्या फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए। देन अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें, चलो एचसीएफ निकाल देते हैं इसी बात पे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में फैक्टर्स में ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या हमारा, कॉमन है हमारा 2, कॉमन है हमारा 2। दोनों में जो हमारा 2 कॉमन आया, इसका लोएस्ट हमें पावर लेनी है, लोएस्ट पावर कौन सी है, 1। तो हमारा एचसीएफ आ गया 1 बेटा, इसका एचसीएफ क्या आया, 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करना था, दोनों को देखो, पहले वाले के फैक्टर्स लिख लो, देन अभी इसमें पावर नहीं लिखनी, दोनों के फैक्टर्स देखो। 2 हो गया, कॉमन देखो कौन में क्या आया, दोनों में कॉमन देखो, 2 आ चुका है। 3 हमने फर्स्ट वाले का लिख ही लिया है, दूसरे वाले में क्या बचा, 5 बचा, 5 लिख लिया। अब इसमें हम सभी की क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2। क्या हुआ इसका मतलब, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना आया, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया, बेटा 60 आया। ठीक है, क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ। अब एक मैं आपको एक नोट दे रहा हूं जिससे आप एलसीएम, एचसीएफ और आपके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यानी कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इनटू हमारा सेकंड नंबर। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है, यानी कंडीशन है, इसको याद रखना। इससे आप एक सवाल को भी हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइक जैसे कि आपको 6 and 20 दे दिया और आपको इन दोनों में से कोई एक चीज दे दी, लाइक आपको 60 दे दिया, एलसीएम दे दिया, 60 एलसीएम है, एचसीएफ हमें पता करना है, हम क्या करेंगे। कंडीशन में देखो क्या क्या मिल गया हमें, फर्स्ट नंबर मिल चुका है यानी कि 6 मिल चुका है, सेकंड नंबर मिल चुका है 20, तो 6 इंटू 20, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इधर क्या दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम हमें क्या दे दिया, बेटा 60 दे दिया। तो देखो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 120 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, 6 2 जा 12, 2। एचसीएफ हमारा क्या आया, एचसीएफ बेटा हमारा आया 2, एचसीएफ क्या आया बेटा हमारा 2, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा था आंसर 2। क्लियर हुआ। तो ये कंडीशन हमें दे दी जाती है और इससे रिलेटेड भी सवाल आते रहते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया, इसको याद करना। और ये जो हमने करा इसको नोट डाउन करते जाएं टाइम टू टाइम पे, अपने वीडियो को आराम से पॉज कर ले, पहले क्वेश्चन को समझा करें, देन उसके बाद आप उसको नोट डाउन करा करें। हमेशा याद रखना, मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको समझने की देर है। बेटा समझ में आया। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वही है, इसीलिए वो आपको कंडीशन समझाई थी। ये हमारा उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी सीखा था। हमें 2 नंबर्स दे दी गए हैं, एक हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 306, देन हमारा सेकंड नंबर क्या है 657, और हमें क्या दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है। फॉर बोथ नंबर्स क्या दिया है 9। हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो क्या करें, लगा दें इक्वेशन क्या थी हमारी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर हुआ। तो हमें क्या क्या चीजें हैं, एचसीएफ है हमें 9 इंटू एलसीएम इक्वल हमारा कितना आया 306 इंटू 657, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ये कंडीशन हमारी आ चुकी है। तो बेटा जब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा, 26280। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26280। अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और इसको जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। देन अब हमारा एक और सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा है, छोटा है, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, इसको ऐसे समझेंगे, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि सोनिया का टाइम कितना आ रहा है, कितना है और 1 राउंड कितना आ रहा है 18 मिनट्स। देन ऑन द वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, तो रवीश का टाइम क्या है, रवीश टाइम्स क्या है 12 मिनट्स, ठीक है, 12 मिनट्स फॉर द सेम 1 राउंड, ठीक है।
सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, उन्होंने किसी पॉइंट से दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, मान लो यहां से किया, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पे करा, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन यू, यानी सर्कुलर पाथ है तो यूं ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्ट पॉइंटिंग, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि यहां इस वाले पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। चलो इसको करते हैं। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की वाली बात है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जिससे हम इक्वली कर दें। फिजिक्स तो लगेगी नहीं, फिजिक्स में अलग ही निकलता है ये। इसमें पहले ये देखो इन दोनों के बीच में क्या करें जिससे कि हमें वो चीज टाइम पता चल जाए, ये कितने मिनट के बाद ये दोनों सेम एक पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब इसको पहले ना प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो 18 को तोड़ो, तो 2 × 2 9 18, यानी कि आपका आ जाएगा 2 × 3 × 3 3 × 3, ये आपका आ गया। और रवि का क्या आएगा, यानी कि 12 मिनट का क्या आएगा, 12 मिनट का प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 6, यानी कि आपका आ जाएगा 2 × 3, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको वैसे स्पेशल फॉर्म में लिख लो, यानी कि हमारी स्पेशल फॉर्म क्या है, यानी कि दिस टाइप में पावर की फॉर्म में, ये स्पेशल फॉर्म होगी 2 की पावर 2 × 3, ठीक है। क्लियर हुआ। अब सोचने वाली बात है कि हमने ये तो निकाल लिया बेटा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा, या हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा। सोचो, अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे शायद आ जाए, निकालें। चलो तो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं पहले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था, दोनों के बराबर फैक्टर्स लिख लो, 2 × 3 लिख लो, अदर कोई फैक्टर है नहीं, हाईएस्ट पावर लिख लो, 2 की पावर क्या है, 2 हाईएस्ट है और 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो 2 × 2 = 4 और 3 × 9, 4 × 9, यानी कि आपका 36। तो 36 आ गया। अब ये आ गया, अब क्या करें, यही आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। हमें एलसीएम ही निकालना था इसमें। अब इसको चेक करें, चलो चेक करते हैं, चलो चेक कराते हैं। तो 36 को डिवाइड करो बाय 18 से, 18 से डिवाइड करो, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। देन दोबारा इसको किससे डिवाइड करेंगे, 36 को किससे करेंगे हम, 12 से डिवाइड करेंगे हम, 12 से 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, यानी कि या 18 मिनट बाद जो हमारी सोनिया है उसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। जब वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी बेटा, जब वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी, तो ये जो सर्कुलर पाथ था, इस सर्कुलर पाथ का ये जो हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो यहाँ ही तो आएगी, यही तो आ जाएगी बेटा। सोनिया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगी, यानी कि 2 राउंड कवर करने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट भी तो आएगी। देन जहां पर रवि है उसके 3 हो जाएंगे, 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। जब रवि के 1 2 3 राउंड कंप्लीट होंगे, तब वो कहां पे आएगा, वो आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि इससे कंक्लूजन क्या मिला, सोनिया के तो 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे एसपी पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। और रवि के हो जाएंगे 3 राउंड कंप्लीट, तब वो पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। यानी कि वो 36 मिनट्स बाद, यानी कि 36 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर
मिलेंगे। क्लियर हो बेटा? क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या करा, पहले हमने दोनों के टाइम लिखे, दोनों के टाइम लिखे, उन दोनों को हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकाले। देन हमने दोनों को क्या करा, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला, जिसमें हमारा आंसर क्या आया, 36। जो हमारा 36 जो आया वही हमारा आंसर था, यानी कि 36 मिनट। क्लियर हुआ? हमने उसका वो भी देखा, क्या करके, कंक्लूजन करके भी देखा कि 18 मिनट के अकॉर्डिंग 36 में 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, और 12 मिनट्स के अकॉर्डिंग 36 में 3 राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रिगार्डिंग टू आपके बोर्ड एग्जाम और आपके मंथली एग्जाम। ये हर एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि √5, √2, √3 इन सभी को हमें क्या करना है, इन सभी को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। ये तो इरेशनल नंबर्स हैं ही, इरेशनल नंबर्स हैं ही, हमने पढ़ा भी था, लेकिन अब इसको प्रूव करने वाली बात आ गई। अब इसको क्या आ गई, प्रूव करने के अकॉर्डिंग आ गया। तो चलो प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप ले लो कि जो ये कह रहा है उसका उल्टा मानो, कि हमने माना we assumed that √5 is a rational number, ठीक है। जब ये एक रैशनल नंबर है, तो क्या हम √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, है ना। और जहां पर Q जो होता है वो हमारा नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगर मैं बोथ साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर ले लूं, तो लेके देखते हैं। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो आपका ये तो आ जाएगा 5, ये क्या आएगा, P²/Q², ठीक है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ बेटा? हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, कि हमने माना कि √5 एक रैशनल नंबर है। देन हमने क्या करा, √5 को हमने बराबर लिखा P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे ये दोनों क्या है, P/Q क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। तो Q = 0 है, P/Q क्या है, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो Q = 0 है। तो हमने क्या करा, हमने लिया टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों की तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो क्या है हमारा आंसर, तो P² बराबर 5Q² आ गया। तो अगर मैं 5 को इधर भेज दूं, तो क्या कंडीशन मिलेगी हमें, कि P² डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड कर रहा है P² को, यानी कि क्या हुआ बेटा, जो 5 है डिवाइडिंग P², so we can say if 5 dividing P², then 5 divides P। तो हम क्या मानेंगे, ये वाली लाइन हम हटा देते हैं, इतना समझो कि हमने क्या माना, तो P
पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, ये एक कंडीशन बन गई, ये एक कंडीशन बन गई जिसको हमने 1 ले लिया, 1 कंडीशन है। तो सो वी कैन से इफ 5 डिवाइडिंग पी स्क्वायर, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा पी को भी, डिवाइड्स पी। देन अब क्या करें, तो एक कंडीशन हम और ले लेते हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आया, P बराबर हमने ले लिया 5k ले लिया। अब यहां पर K कहां से आ गया, आप पूछोगे सर K कहां से आ गया, तो K आपका आ गया एक, K हमारा क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, क्लियर हो बेटा, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर होगा क्या। तो इसको समझेंगे, अब हमने क्लियर ये समझ लिया कि हमारा P बराबर 5k है, P बराबर 5k, जहां पे k एक क्या है, इंटीजर। तो ये हमने सेकंड कंडीशन ले ली, सेकंड कंडीशन। अब क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड कंडीशन पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन या कंडीशन 1। ठीक है, इक्वेशन या कंडीशन 1, क्लियर हुआ, इक्वेशन या कंडीशन 1। तो क्या आएगा हमारा, तो हमने क्या पीछे कंडीशन देखेंगे हम, पीछे कंडीशन क्या आई थी, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यानी कि 5k का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, और k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो ये 5 से डिवाइड हो गया, यानी कि 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो, ये सेम कंडीशन पहली कंडीशन की तरह बन रही है, वहां पर P था, यहां पर Q है। तो हमने क्या देखा था उसमें कि जो 5 है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को, वो डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, 5 इज डिवाइडिंग Q स्क्वायर, so we can say 5 is also divide Q। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हुआ कि हमने जो पहले माना था, पहले क्या माना था बेटा, हमने पहले क्या माना था, वी एज्यूम्ड दैट √5 इज अ रैशनल नंबर एंड हमने इसको एंड वी राइट √5 इक्वल P अपॉन Q हमने लिख लिया था। ठीक है, जहां पर Q इक्वल नॉट जीरो था, बट जो P और Q थे वो थे हमारे कोप्राइम नंबर्स। अब आप ये समझोगे सर कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं, बेटा। P और Q इंटीजर्स ही थे पहले इंटीजर्स ही थे। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन ये वो इंटीजर्स होते हैं जो दो नंबर्स के बीच में एक इक्वल आपका फैक्टर शेयर करते हैं, जैसे में 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5 एज अ फैक्टर। तो यानी कि इससे क्या प्रूव हुआ, कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ कि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए। क्योंकि जब हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, हमने कंडीशंस डाली इसमें कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, और P अपॉन Q हमारी कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। बट क्या प्रॉब्लम आई कि इसकी दोनों में फैक्टर आ गए,
p का भी फैक्टर 5 आ गया, q का भी फैक्टर 5 आ गया। ये इसकी कंडीशन होती है, ये हमें करना होता है इस वाले क्वेश्चन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बस मतलब एक प्रूवन वाला क्वेश्चन है। तो सब इसकी कंडीशंस क्या है? फर्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे कि हम मानेंगे √5 एक रैशनल नंबर है। देन हम क्या करेंगे कि √5 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें जो हमारा p अपॉन q है दोनों क्या है? कोप्राइम नंबर, यानी कि इंटीजर्स ही है, जिसको इंटीजर्स की एक फॉर्म होती है कोप्राइम, यानी कि दोनों के एक फैक्टर जरूर सेम होते हैं। ठीक है, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे हम, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर ले लेंगे, तो इससे ये कंडीशन मिलेगी p स्क्वायर बराबर हमारी 5q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? सो वी कैन से इफ 5 डिवाइडिंग p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p। अगर 5 p को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स p करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम ये मानेंगे 5 बराबर 5k है, p बराबर 5k। यहां पर p क्या है? एक इंटीजर है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? p की जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे? p की जो वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 5k स्क्वायर 25 k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई हमारी। ये कंडीशन आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? इससे सेम फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी हमारी, जिसमें क्या था कि p इज डिवाइडिंग q स्क्वायर, सो वी कैन से 5 इज आल्सो डिवाइड्स p, 5 also divides q। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि हमने तो माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर क्या है कि जिसमें p अपॉन q कोप्राइम है। कोप्राइम में क्या था? कोप्राइम क्या थे? जिनके दोनों के एक फैक्टर मिलने चाहिए, एक फैक्टर मिलने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दोनों फैक्टर मिल रहे हैं, इसमें दोनों फैक्टर मिल रहे हैं। तो ये होता है प्रूवन √5 अ इरेशनल नंबर का आंसर, इरेशनल नंबर्स का आंसर। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? एक और है इससे रिलेटेड, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, इसको हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या दिया हमें? शो दैट 5 माइनस √3, सो दैट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको क्या कर लेंगे? तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वी एज्यूम दैट 5 minus √3 is a rational number। ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर हम 5 minus √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे। तो √3 को हम इधर पहुंचाएंगे और p अपॉन q को हम इधर कर देंगे। तो 5 माइनस p अपॉन q बराबर √3। ये आंसर आया, ये आंसर आया, ये आंसर आया। अब इसको ये समझो, अब इसको ये समझो, ये क्या है? ये क्या है? एक प्राइम नंबर। ये क्या है? एक प्राइम नंबर। और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों भी क्या है? एक प्राइम नंबर। ये दोनों भी क्या है? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में से प्राइम नंबर हटाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? घटाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? यानी डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 माइनस, और दूसरा कोई पकड़ लो प्राइम नंबर 3। ठीक है, 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2। ये भी एक प्राइम नंबर आया। दूसरा देख लो, 5 माइनस 7 कर लो, यानी कि सॉरी 7 माइनस 5 कर लो, तो क्या आंसर आया? 3। तो दो प्राइम नंबर को डिवाइड करने पे एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, तो लेकिन √3 क्या है? √3 क्या आएगा? बेटा √3 क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों आएगा? इरेशनल नंबर क्यों आएगा? हमने अभी पीछे सॉल्व किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही इसको हम प्रूव करेंगे तो ये भी कंडीशन में क्या आ जाएगा? ये भी कंडीशन में क्या आ जाएगा? एक इरेशनल नंबर। तो ये जो होगा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा, ये होगा दो पार्ट्स में। ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा दो पार्ट्स में। एक तो पार्ट आपका ये हो गया, एक तो पार्ट आपका ये हो गया। देन हम क्या करेंगे? देन वी टेक √3 एज अ रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को हटा देंगे। अगर इन दोनों का डिवाइडेशन होगा इन दोनों का प्राइम नंबर्स का, तो आंसर क्या आएगा? एक प्राइम नंबर आएगा या कोई नंबर आएगा। बट वो क्या होगा?
इक्वल बराबर क्या है, इक्वल बराबर एक रैशनल नंबर के, यानी कि इरेशनल नंबर के। तो हमें ये प्रूव करना, अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा ये शो दैट हो जाएगा, यानी कि प्रूव वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा। तो इसमें सिंपल आपको ये करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आई होप आपको समझने में आसानी हुई हो। आप इसको क्वेश्चन को खुद करेंगे कि ये वाला जो हुआ, ये वाला जो हुआ अलग लिख लेते हैं इसको, 5 - P/Q बराबर √3। ठीक है, यही तो था। ठीक है, ये था, हमने इधर लिख लिया सब, ये था। तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं दोनों। अब इक्वल बराबर अगर हम वो कर दें, ये दोनों प्राइम नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स रैशनल नंबर में आ गए, प्राइम नंबर रैशनल नंबर में आ गए। तो √3 को भी अगर हम रैशनल नंबर प्रूव करते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम √3 को क्या लेंगे, एक रैशनल नंबर करेंगे, जिससे ये खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा कि एक रैशनल नंबर है, जैसे हमने √5 को करा था। क्लियर हो बेटा? क्योंकि रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, लाइक आपके √2 प्राइम नंबर है, √3 प्राइम नंबर है, √5 एक प्राइम नंबर है, √7 एक प्राइम नंबर है। तो जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये वाला सवाल आई होप आप खुद से करें, खुद पे अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कनेक्ट करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर, हमारा क्लास 10th का है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक भी टॉपिक मुश्किल ना लगा हो, आपको सभी टॉपिक क्लियर हुआ हो, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी करा था। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई नोट्स के रिगार्डिंग आपको कनेक्ट होना, आप टेलीग्राम से हो सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है learning.org.in, इस पे आप जाके हमारे कोर्सेज के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स है हमारे कोर्सेज में। और ये हमारी QR कोड है जो कि हमारी ऐप का है, इससे आप QR को स्कैन करके डायरेक्ट हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द लर्न इन चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड फॉलो दिस अकाउंट।